अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के कारण सर्किट में होने वाली हीटिंग की। ये गवर्न किया जाता है बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसमें हम कहते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी करंट की पावर 2 के प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितने टाइम तक आपका करंट फ्लो करता रहेगा सर्किट में, आपकी हीट डेवलप उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग जो हीट डेवलप हो रहा है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या पावर इनटू टाइम, या वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम, या वी स्क्वायर बाय आर टी। इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमें काम में लेना है ये डिपेंड करेगा कि हमारे को सिचुएशन क्या दी हुई है। अब हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर जो होता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, यानी किसी भी डायरेक्शन में आप करंट फ्लो कराएं, रेजिस्टेंस के कारण हीट तो डेवलप होगा ही। दूसरी बात यह है कि जो इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस होते हैं वो दोनों पर काम करते हैं, एसी और डीसी पर। इक्वल वैल्यू ऑफ एसी, जिसको कि हम आरएमएस कहते हैं, उसको डीसी के इक्विवेलेंट लिया जाता है, क्योंकि दोनों का जो हीटिंग प्रोडक्ट इफेक्ट है वो क्या होता है, सेम होता है। इसी से आरएमएस की डेफिनेशन भी दी जाती है कि ये डीसी की उस अमाउंट के बराबर है जो अगर सर्किट में फ्लो करे तो हीट डेवलप सेम होगा। और इसी रीजन से जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब है वो भी सेम रहता है, चाहे आप उसको एसी पे चलाएं चाहे आप उसको डीसी पे चलाएं। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हीटर कॉइल है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस आर है, और इससे बॉईल करके हम सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को टाइम टी में बॉईल करते हैं। इसका पावर जो है वो पी है। तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि अगर हम कॉइल को हाफ कर देते हैं तो पावर क्या होगा हर एक आधे टुकड़े का। अगर हम इसको डबल लेंथ करते हैं तो पावर क्या होगा। अगर हम कॉइल को ट्विस्ट कर देते हैं डबल इट्स एरिया तो पावर क्या होगा। अगर हम इसको डबल करके इसका थिकनेस बढ़ा देते हैं, दुगना कर देते हैं, तो पावर क्या होगा। और टाइम टेकन टू बॉयल का रेशो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला काम में लेंगे पावर का, P इज इक्वल टू हीटिंग का फॉर्मूला काम में लेंगे वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वाला, जिसमें कि हम देखते हैं कि हीटिंग जो है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपका रेजिस्टेंस कितना कम है। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से आपका काम यहाँ पे होगा, या हम यूं कहें कि हमारा जो पावर है उसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे वी स्क्वायर बाय आर वाला, क्योंकि हमें एक वेरिएबल कम से कम रखना है, बाकी जितने वेरिएबल हो सके उनको हम रिड्यूस कर देंगे। तो वी स्क्वायर बाय आर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि वोल्टेज तो सर्किट में कांस्टेंट रहेगा। अब जो पावर डेवलप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपके आर के। तो हम कहेंगे कि अगर हम इसको आधा बांटते हैं तो आधा बांटने पर क्या होगा, लेंथ हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा, रेजिस्टेंस हाफ होगा तो पावर क्या हो जाएगी, डबल। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, है ना। अगर आप इसकी लेंथ डबल करते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। अगर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, P/4। बिल्कुल सही। अगर हम इसको ट्विस्ट करते हैं डबल द एरिया तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, एरिया डबल हुआ तो रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, यानी पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर हमने इसका थिकनेस डबल किया है तो पावर का क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू थिकनेस की पावर 4 होता है। तो अगर आपने थिकनेस डबल किया है तो थिकनेस डबल करने के कारण आपका जो रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, 1/2 की पावर 4 यानी 1/16। तो पावर क्या हो गई, 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। अब बात करते हैं टाइम टेकन टू बॉयल की। तो बॉइलिंग जो है वो हीट के ऊपर डिपेंड करता है, और हीट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर के। तो टाइम टेकन टू बॉयल किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, पावर के। यानी अगर हम बॉइलिंग का टाइम देखें तो दोनों का जो टाइम का रेशो आएगा वो पावर के रेशो के उल्टा होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद हमें कहा है कि दोनों कॉइल्स जो हैं उनको सेपरेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर के लिए गर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। एक से टाइम T1 लगता है, एक से टाइम T2 लगता है। तो अगर इन दोनों कॉइल्स को हम आपस में जोड़कर सीरीज में लगा दें तो टोटल कितना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली टाइम T1 प्लस T2 लगेगा। और अगर पैरेलल में लगाएंगे तो टाइम T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 लगेगा। जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है वही रिलेशन हमें टाइम के लिए भी यहाँ पर मिलेगा। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उन सभी में हमने सीरीज और पैरेलल की ही बात की है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। इसके अलावा भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जिसे मिक्स्ड ग्रुपिंग कहते हैं। इस मिक्स्ड ग्रुपिंग के सवालों को आपको कुछ अलग तरीके से करना होता है। मिक्स्ड ग्रुपिंग के सवालों को करने के हमारे अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला मेथड होता है, नोड मेथड होता है,
तो मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होती है? जब ग्रुप ऑफ रजिस्टर को ना तो हम पूरी तरीके से पैरेलल में लगाते हैं, ना ही सीरीज में लगाते हैं, बस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस में लगाते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? पहला तरीका है मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन क्या होता है कि आप अपने सर्किट को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाइए। जैसे यहाँ आप लैडर सिस्टम देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लैडर खत्म हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये आर, ये 2R और ये आर, ये सब किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4R। तो इस पूरी लैडर का ये जो हिस्सा है, इसको हटा के हमने क्या लगा दिया? 4R लगा दिया। तो हमारी लैडर रिड्यूस हो गई। अब हमारे पास क्या है, ये हटाकर 4R आया और इस 4R के पैरेलल में ये 4R है, यानी हमें इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा? 4R/2, दैट इज 2R। दूसरा मेथड होता है मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि आप सर्किट में इधर से एंटर करें और इधर से निकलें, या इधर से एंटर करें और इधर से निकलें। अगर आपको सर्किट का नज़ारा चारों तरफ से दोनों तरफ से आने पर बराबर ही दिख रहा है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि आपको दोनों तरफ से जो नज़ारा है वो एक जैसा ही दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो सर्किट है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल सर्किट के केस में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे ये जॉइन होता है, ये जंक्शन जो होता है, इसको हम तोड़ देते हैं। इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर आपने इस जंक्शन को तोड़ दिया तो ये वाली जो ब्रांच है आपकी, ये पूरी की पूरी ब्रांच जो है आपकी डीएक्टिवेट हो गई। इस ब्रांच को हटा दीजिए, तो अब आपका सर्किट क्या बचा? केवल आपके पास ये वाली ब्रांच बची, ये वाली ब्रांच बची और ये वाली ब्रांच बची। अब तो हलवा है, ये आर और आर सीरीज में, ये आर और आर सीरीज में, ये आर और आर सीरीज में। तो 2R 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 और 2R 2R के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, तो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा जो तीसरा मेथड होता है उसको नोडल मेथड कहते हैं, जो कि शॉर्ट सर्किट पे बेस्ड मेथड है। ये कहता है कि दो पॉइंट्स को अगर आपने कनेक्ट किया है विद अ कंडक्टिंग वायर, तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी दोनों नोड का पोटेंशियल सेम होगा। अब इस बात को मैं आपको सिंपल हिंदी में समझा देता हूँ कि मान लीजिए ए से आपने कनेक्ट किया, जैसे यहाँ आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये जो वायर चल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे पर आप पोटेंशियल क्या लोगे? V। तो यहाँ भी V लोगे, यहाँ भी V लोगे, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ A लिया तो यहाँ भी पोटेंशियल ऑफ A लोगे। इसको कहते हैं नोड मेथड। तो ये बहुत सिंपल है, इसको अलग से मेथड बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू स्टेट दैट। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिस क्वेश्चन में हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखिए, मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, कैपेसिटेंस के केस में ये जो कॉम्बिनेशन है इसको देखकर आप बिल्कुल ना घबराएं, ये कुछ भी नहीं है। ये तीनों रेजिस्टेंस किस में लगे हैं? पैरेलल में। तो अगर R रेजिस्टेंस के 3 रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में लगा के दिए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? R/3 ऑब्वियसली। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पे इनफाइनाइट लैडर है, आपको लैडर अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो इस लैडर अरेंजमेंट को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? लैडर अरेंजमेंट को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ आप मान लीजिए कि ये जो लैडर है, जो इससे पहले लैडर थी, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप इस पूरी लैडर का जो रेजिस्टेंस है वो RAB के इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि इससे पहले जो लैडर थी उसका भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना था? RAB था। अब इसके बाद आपके लिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। कैसे? ये RAB और ये RAB, इसको RAB बोल दो, आप X बोल दो, ठीक है। तो X और R दोनों पैरेलल में हो गए, इक्विवेलेंट कितना हो गया? XR/X प्लस R। इसके बाद R R और ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? XR/X प्लस R प्लस 2R बराबर किसके? X। भाई इनफाइनाइट लैडर है ना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि 3 के बाद जो लैडर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो भाई इन्फिनिटी है, तो आप इन्फिनिटी का पूरा ही इक्विवेलेंट क्या मान लो? X। तो यहाँ से तोड़ोगे तो भी X आएगा, और यहाँ पे इक्विवेलेंट देखोगे तो भी X ही आएगा। तो इसको X के इक्विवेलेंट रख दो। यहाँ से अब X सॉल्व करना आसान है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? R1 + √3। वैसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर आप याद रख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्यूब। क्यूब का केस मैंने आपको कैपेसिटर में भी बताया था, फिर यहाँ बता रहा हूँ। अगर आपको कैपेसिटर का रिजल्ट याद है तो रेजिस्टेंस का रिजल्ट बहुत इजीली याद रह जाएगा। ये जो क्यूब होता है इसमें सभी रेजिस्टेंसेस हमेशा सेम दिए जाते हैं। अगर आपको एक ही फेस के ये जो दो एंड्स हैं, अगर इनके लिए पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 7R/12। अगर इसी फेस के डायगनली ऑपोजिट पॉइंट पे पूछा जाए तो 3R/4। और अगर डायगनली ऑपोजिट पॉइंट, फेस वाला डायगनल नहीं, क्यूब में डायगनल ऑपोजिट पॉइंट पूछा जाए तो 5R/6। नाउ कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद द केस ऑफ कैपेसिटर।
और आपको मालूम पड़ेगा कि इन रिजल्ट्स को याद रखना कितना आसान है। अब अलग अलग क्वेश्चन हमें दिए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कहा इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है P से Q के बीच में, वो NR/3 है, तो वैल्यू ऑफ N बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। P से Q के बीच का आपको इक्वल रेजिस्टेंस दिया हुआ है NR/3। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों पैरेलल में, तो ये R/2, ये दोनों सीरीज, ये दोनों तीनों भी पैरेलल में, तो इनका कितना हो गया R/3। फिर ये दोनों पैरेलल में, इनका कितना हो गया R/2, और ये तीनों किस में आ गए सीरीज में, यानी R/2 प्लस R/2 प्लस R/3। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है NR/3। तो n का वैल्यू कितना आएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आएगा 4। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी हमसे इक्वल रेजिस्टेंस पूछा है बिटवीन A एंड B। यहाँ फिर वही बात है कि ये तीनों रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो हम बोल सकते हैं इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा R/3। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है कि रेजिस्टेंस R, 2R, 4R, 8R एंड टिल इन्फिनिटी पैरेलल में लगाएं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताइए। वेरी सिंपल, 1/R इक्विवेलेंट आप लिखेंगे, R' मान लो, तो वो क्या आएगा 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/4R प्लस 1/8R अप टू इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं ये GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसमें कि आपका 2 का फैक्टर जो है वो काम कर रहा है। 1/R बाहर ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टिल इन्फिनिटी। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/R, ये 1 का टर्म छोड़ दो तो यहाँ क्या आ रहा है, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से R' का वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना आएगा ये, तो इसे सॉल्व करने पर ये आएगा R/2। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि करंट इन द सर्किट बताइए। 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं, 1, 2, 3 ओम के, और वोल्टेज है 30 वोल्ट। तो हमें करंट निकालना है। करंट क्या होगा V/R, और R क्या होगा इक्विवेलेंट, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V30 और 1, 2, 3 कितना हो गया, 3, 2, 5 और 1, 6। तो 30/6 कितना आ गया, 5 एम्पियर का करंट आ गया सर्किट में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।